हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉल साइंस, के.के.एम. कॉलेज जमुई, आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वलिखित व्याख्यान लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 के पाठ्य पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। पाठ का शीर्षक है भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति, पावर एंड पोजीशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह ही प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन की शासन पद्धति में प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर निर्भर है, जबकि भारत में यह संविधान पर आधारित है। लेकिन दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में ग्लैडस्टोन ने कहा था कि इस विस्तृत विश्व में कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं होती। नो वेयर हैज़ सो स्मॉल ए सब्सटेंस कास्ट सो लार्ज ए शैडो। यह उक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख केवल 3 स्थानों पर मिलता है। प्रथम अनुच्छेद 74(1) में लिखा है, राष्ट्रपति को अपने कृतियों का संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका सभापतित्व प्रधानमंत्री करेगा। द्वितीय अनुच्छेद 75(1) में लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और तृतीय अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल द्वारा बताया गया निर्णय या लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण, जीवन तथा मरण का केंद्र बिंदु। प्रधानमंत्री सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य अपने मंत्रिपरिषद का संगठन करना है। संविधानतः मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची तैयार करता है, जिसे राष्ट्रपति विधिवत स्वीकार कर लेता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जिसके प्रसाद पर्यंत तक ही मंत्रिमंडल जीवित रहता है और उसी की इच्छा से उसकी मृत्यु भी होती है। इसलिए प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जन्म, जीवन तथा मरण का केंद्र बिंदु है। दूसरा, विभागों का बंटवारा। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शासकीय विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही दायित्व है। विभागों के वितरण में वह पूर्णतया स्वतंत्र होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर उन्हें ज्येष्ठता प्रदान करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। थर्ड, मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही, निर्णय, नीति निर्धारण इत्यादि में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक होता है। चौथा, अन्य मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होने के कारण सभी मंत्रालयों की नीतियों का समन्वय करता है। प्रधानमंत्री प्रशासन के समस्त कार्यों की देखरेख एक प्रमुख प्रबंधक की तरह करते हैं। पाँचवा, नियुक्ति का अधिकार। देश के सभी उच्चस्थ पदाधिकारियों, सभी विभागों के सचिवों, राज्यपालों, चीफ कमिश्नरों, राजनीतिक पदाधिकारियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों, न्यायालयों के न्यायाधीशों,
की नियुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा से ही राष्ट्रपति द्वारा होता है। लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री ही लोकसभा का नेता होता है। इसका तात्पर्य संसद के दोनों सदनों से है। जिस सदन का वह सदस्य नहीं होता, उस सदन में वह एक नेता नियुक्त कर देता है, जो सदा उस सदन में प्रधानमंत्री के का कार्य करता रहता है। क्योंकि वह लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, इसलिए व्यवस्थापन और प्रशासन से संबद्ध नीतियों के निर्धारण में उसका प्रमुख हाथ होता है। वह लोकसभा का समय समय पर समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। वह लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकता है। दल का नेता, वही व्यक्ति लोकसभा का नेता होता है जो अपने दल का भी नेता होता है। यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री का बहुमत दल का नेता होता है और देश में उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और देश में उसकी स्थिति सर्वोच्च होती है। वह अपने दल का प्रतीक माना जाता है, अर्थात उसका दल प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है। इसका पूर्ण प्रभाव आम चुनाव में देखा जाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संचार का स्रोत, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच संचार का स्रोत है। प्रधानमंत्री ही जनसाधारण के महत्व की बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का माध्यम है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा प्रशासन संबंधी अन्य बातों की सूचना भी राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं वह राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार, 9th पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में वह अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करता है। उसी की इच्छा से विदेश नीति का निर्धारण भी होता है। आपातकालीन शक्तियाँ, 10वां। संविधानतः आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तथा उसके अंतर्गत विशेष अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की शक्ति है। देश का वास्तविक शासक, 11वां पॉइंट। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संविधानतः भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। वह देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान और देश का वास्तविक शासक है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह ही भारतीय मंत्रिमंडल भी राज्य रूपी जहाज का निर्देशक चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद काफ़ी शक्तिशाली और प्रतिष्ठा का है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विधि की देन है। प्रधानमंत्री की स्थिति, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हो जाता है तो उस पद का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रममूलक है। उसकी शक्ति इतनी व्यापक है जितनी विश्व के किसी शासक, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तथ्य तो यह है कि सभी दृष्टियों से शक्ति अब संसद के हाथों में नहीं रही है और न ही मंत्रिमंडल के हाथों में रही है, अपितु प्रधानमंत्री के हाथ में केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री का सचिवालय शासन तंत्र का अस्थायी अंग बन गया है। संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दल की शक्ति संरचना में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है तथा उसे दलीय संगठन के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।
वस्तुतः भारत में प्रधानमंत्री विशालतम शक्तियों को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति के सचिवों की स्थिति उनके परामर्शदाताओं के समान है, उसी प्रकार भारत में भी मंत्रियों की स्थिति प्रधानमंत्री के सलाहकारों जैसे ही है। जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्णय प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रकट करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में प्रयुक्त उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद यदि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल हो जाती है। मोरारजी की स्थिति एक मिलीजुली सरकार के नेता जैसी थी। जनता पार्टी में प्रचलित घटकवाद ने प्रधानमंत्री की स्थिति को काफ़ी आघात पहुंचाया। उनकी पार्टी और सरकार के नेता कई बार एक दूसरे के विरोधी विचार प्रकट कर देते थे। चरण सिंह मिलीजुली सरकार के नेता थे। दल बदलू प्रधानमंत्री होने के कारण जनता में उनके प्रति कोई आस्था नहीं थी और फिर वे श्रीमती इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई थी। श्री एच.डी. देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्रियों के सिर पर संयुक्त मोर्चे की संचालन समिति की सवार थी, जो प्रधानमंत्री की सत्ता एवं शक्तियों पर नियंत्रण लगाती रही। ऐसे विलक्षण संस्था का निर्णय लेने में सहायता करने हेतु नहीं अपितु प्रधानमंत्री को निर्णय लेने से रोकने हेतु किया गया। महिला आरक्षण विधेयक, लोकपाल की नियुक्ति संबंधी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, राज्यपाल की नियुक्ति तथा राज्यसभा में विशिष्ट प्रतिभाओं के मनोनयन जैसे संवेदनशील मसलों पर स्टीयरिंग कमेटी कोई भी निर्णय नहीं ले सकी। प्रधानमंत्रियों का पद इतना अशक्त कभी नहीं हुआ जितना संयुक्त मोर्चे के काल में 1996 to 98 में रहा। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि यह सत्य है कि प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन कौन कर रहा है। इस संबंध में डॉक्टर बिमल शुक्ला ने लिखा है, यदि कोई प्रधानमंत्री अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, निर्वादीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति और लोकप्रियता के कारण अपने स्वयं के आधार पर प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करेगा तो निश्चय रूप से उसकी भूमिका प्रधानमंत्री जैसे ही होगी। यदि कोई प्रधानमंत्री जनता का विश्वास प्राप्त करता है और उससे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है तो वह प्रधानमंत्री भूमिका के निर्वाह के लिए अधिक सक्षम कहलाएगा। धन्यवाद।